हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी ऊर्जावान होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ज्ञान मंत्र में, जिसमें हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, अगर आप अपनी सोच को निखारते हो तो आप वास्तव में अपनी ज़िंदगी को निखारते हो। और कभी कभी ये परिवर्तन एकदम पलक झपकते ही हो जाता है। ये ऐसे ही हो सकता है जैसे एक सकारात्मक शब्द किसी को मुस्कुराहट दे जाता है। दोस्तों, हम लोग हमेशा ऊर्जावान रहें, प्रसन्न रहें, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। कुछ अच्छा कर सकने की एक प्रेरणा हमें मिल सकती है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है प्रसन्न रहना, खुश रहना। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज की संपादकीय। आज की संपादकीय में जो टॉपिक है दिया हुआ है, संस्थागत सुधारों का सही समय। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में हमें क्या नया सीखने को मिलता है। किसी समाज में शासन की शैली ही एक राष्ट्र राज्य के ढांचे को आकार देती है। जो शासन की शैली होती है वही एक राष्ट्र राज्य के ढांचे को क्या करती है, आकार देती है। विविधतापूर्ण समाज वाले भारत ने विदेशी दमनकारी शक्ति से स्वतंत्रता के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वाले प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की राह चुनी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। महान राजनीतिक दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि जहां तक स्वतंत्रता और समानता का प्रश्न है तो कुछ व्यक्तियों की दृष्टि में ये मुख्य रूप से लोकतंत्र में ही पाई जाती हैं और इनकी प्राप्ति तभी संभव है जब सरकार में सभी लोगों की समान हिस्सेदारी होगी। संभवतः इसी पहलू से प्रभावित होकर हमारे संविधान निर्माताओं ने एक व्यक्ति एक वोट जैसी संकल्पना का सूत्रपात किया। वस्तुतः भारतीय राष्ट्र राज्य समतावादी मूल्यों के ताने बाने पर बुना हुआ एक न्यायपूर्ण राज्य है। संविधान की प्रस्तावना में सभी आदर्श लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश भी इसकी पुष्टि करता है। निःसंदेह संविधान निर्माताओं की इन मूल्यों में अगाध आस्था थी। संविधान सभा में अपनी एक भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों से अराजक तौर तरीकों और नायक पूजा के परित्याग के साथ ही केवल राजनीतिक ही नहीं अपितु सामाजिक लोकतंत्र की दिशा में कार्य करने का आह्वान भी किया था। ऐसे में इसकी पड़ताल आवश्यक हो जाती है कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों में भारत ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व सुनिश्चित करने में कितनी प्रगति की। स्मरण रहे कि अपेक्षित नीतिगत परिणामों की प्राप्ति के लिए प्राधिकारों और प्रतिनिधियों के साथ एक संस्थागत ढांचे के निर्माण की भी आवश्यकता होती है। प्रतिष्ठित ब्रिटिश राजनेता बेंजामिन डिज़रायली ने यथार्थ ही कहा है कि व्यक्तियों से समुदाय का निर्माण हो सकता है, किंतु यह संस्थान ही होते हैं जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इन समतावादी मूल्यों को साकार रूप देने के लिए हमारे संविधान ने न्यायपालिका, नागरिक और पुलिस प्रशासन जैसे संस्थानों के गठन की राह दिखाई है। न्यायपालिका में चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं होते। उनके समक्ष जनप्रतिनिधियों की तरह हर 5 वर्ष के बाद नए जनादेश की अनिवार्यता नहीं होती। न्यायपालिका स्वतंत्र एवं अधिकारों से सशक्त है, लेकिन उसमें स्पष्ट जवाबदेही का भाव है। उसकी स्वतंत्रता या अधिकारों में सेंध के किसी भी प्रयास का समाज की ओर से जोरदार प्रतिरोध होता है। नागरिक प्रशासन पर जीवन की गुणवत्ता, आजीविका और अवसर उपलब्ध कराने का दारोमदार होता है। नागरिक प्रशासन के कामकाज से
आम जन खिन्न है। ऐसा महसूस किया जाता है कि कुछ विशेष लोगों के पास अथाह संसाधनों और अवसरों तक पहुंच की सुविधा है, जबकि एक बड़े वर्ग को समानतापूर्वक व्यवहार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह बात पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक अवसंरचनाएं सुनिश्चित करने से लेकर कामकाज और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पर लागू होती हैं। इसी प्रकार जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति की रक्षा को लेकर आम आदमी के प्रति पुलिस प्रशासन का व्यवहार भी संतोषजनक नहीं। साधन संपन्न लोग अक्सर जघन्य अपराध करके भी बच निकलते हैं और आम आदमी को बुरे व्यवहार के साथ ही उत्पीड़न का दंश भी झेलना पड़ता है। न्यायिक तंत्र द्वारा न्याय देने में देरी होती है। अंतिम फैसला आने में वर्षों बीत जाते हैं। न्याय में देरी अन्याय के समान है वाली कहावत भारत में अधिकांश अदालती मामलों पर सटीक बैठती है। न्याय प्रक्रिया में विलंब वित्तीय रूप से भी बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए उसका व्यय वहन करना आसान नहीं। संस्थागत ढांचे की कमियां तमाम तरह की गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के लिए द्वार खोलती हैं। तंत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के अभाव के साथ साथ अनुचित आचरण का बोलबाला है। इन संस्थानों के परिचालन का व्यापक विश्लेषण दो मूलभूत बाधाओं की ओर संकेत करता है। पहला तो यही कि इन संस्थानों का ढांचा औपनिवेशिक काल की विरासत से जुड़ा है। दशकों से इन संस्थाओं से मांग और अपेक्षाएं बढ़ने के साथ ही उनके स्वरूप में भी विविधता आई है। इन संस्थानों के ढांचे और परिचालन में अभी तक किए गए मामूली परिवर्तन अपेक्षित परिणामों की दृष्टि से अपर्याप्त रहे हैं। दूसरा संकेत यही है कि ये संस्थान भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए हैं। जवाबदेही के अभाव ने भ्रष्टाचार को बेलगाम और व्यापक बना दिया है। ऐसे में यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो चला है कि इन संस्थानों का नए सिरे से कायाकल्प किया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि भ्रष्टाचार एक मानवीय प्रवृत्ति है जिसे पूरी तरह समाप्त करना तो संभव नहीं, किंतु शिक्षा, जवाबदेही, पारदर्शी और तकनीक के उपयोग से उस पर लगाम अवश्य लगाई जा सकती है। इस दिशा में यदि समय रहते दृढ़ इच्छा शक्ति और पर्याप्त उत्साह के साथ काम नहीं किया गया तो जनता का जो विश्वास पहले ही डगमगाया हुआ है वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अमेरिकी राजनेता हेनरी क्ले ने उचित ही कहा है कि सरकार एक न्यास है एवं अधिकारी उसके न्यासी, और न्यास एवं न्यासी लोगों के लाभ के लिए ही गठित होते हैं। समय पर तमाम सामाजिक राजनीतिक पंडित दूसरी पीढ़ी के सुधारों की बात करते रहते हैं, लेकिन उनके सुझाव कतिपय आर्थिक कारकों जैसे पूरक सुधारों तक सीमित रह जाते हैं। वास्तव में दूसरी पीढ़ी के सुधारों में समूचे संस्थागत ढांचे के पुनरुत्थान की बात होनी चाहिए। सुधारों के संबंध में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जी.आर. फोर्ड का यह कथन सदैव प्रासंगिक रहेगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई महान राष्ट्र अपने दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ सकता। जिन दायित्वों से आज मुंह मोड़ लिया जाए तो वे भविष्य में किसी विकराल संकट का रूप धारण कर लेते हैं। हम भी एक महान राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं और ऐसा राष्ट्र समतावादी समाज की संकल्पना को साकार किए बिना आकार नहीं ले सकता। एक ऐसा समाज जिसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की पूर्णता प्राप्त हो। तो आज की संपादकी तो काफ़ी अच्छी जानकारी हमें मिली कि कितनी सुधार की आवश्यकता है और कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको रोकना कितना आवश्यक है, किस प्रकार से वह रुक सकता है। इसके लेखक जो हैं वह सेबी और LIC के पूर्व चेयरमैन हैं। तो काफ़ी विद्वान
व्यक्ति होते हैं जो लोग संपादकीय लेखन करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है संपादकीय पढ़ना। और मुझे लगता है कि इसको पढ़ने के बाद हमें कुछ न कुछ नई जानकारी, नई चीज़ें पता चलती हैं और हमारे ज्ञान का विकास होते रहता है। तो चलिए दोस्तों, कल हम लोग अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे और जानने का प्रयास करेंगे नई जानकारियों और नए कंटेंट के साथ। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।